पे क्वेश्चन ट्राई करके देखा होगा। अब एक चीज़ देखिए, आपको ना क्या करना है, अभी ये जो वीडियो है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैंने PYQs सारे प्रोवाइड किए हैं, यूपी PCS के भी और यूके PCS के। आपको उन क्वेश्चन को खोलना है, पूरे पेपर को खोलना है, ठीक है। और पेपर को खोलने के बाद वहाँ से देखना है कि अच्छा कौन सा क्वेश्चन है जो मैं कर सकता हूँ या फिर मैं कर सकती हूँ, उसको अटेम्प्ट करके देखना। ऐसे ही दूसरा पेपर उठाना, उसमें देखना कि ये कौन सा हो सकता है इसमें से। फिर उससे क्या होगा ना, आपको जब आप 6 से 7 पेपर पूरे देखोगे तो आप क्वेश्चन रीड तो करते हो पहले, तो आपको पता चलेगा कि यार बार बार इसने सेल्फ हेल्प ग्रुप पे पूछा हुआ है, इसने सिटीजन चार्टर पे पूछा हुआ है, सोशल ऑडिट पे पूछा हुआ है, RTI पे पूछा हुआ है। तो वो ना सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा कि अच्छा यार कुछ नया तो नहीं है। 10-12 क्वेश्चन वो ऐसे हैं कि हर साल वैसे ही पूछ रहा है, ठीक। तो एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी डायरेक्शन क्या होगी प्रिपरेशन की। दूसरी चीज़, जैसे ही ये वीडियो अपनी कंप्लीट होगी आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई सब कुछ आता है, ठीक। तो चलिए, अब जो प्रीलिम वाला था वो लगभग आपका मीन्स ज़्यादा जो पूछता है 80% जितना आपको कराया वहाँ से पूछता है। अब यहाँ से क्या है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बचता है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर, उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो विधानसभा है, परिषद है, विधान परिषद है, सॉरी एक सेकंड, विधान परिषद नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद बोलते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा, ठीक है। तो ये रहता है। इसी के साथ फिर हम चलिए देखते हैं 200 आर्टिकल, 200 के बाद क्या है, 200 उसके आगे 243 पे आता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। यहाँ से मेंस में भी पूछता है, प्री में भी पूछता है। उसके बाद देखिए 280 में आपका फिनेंस कमीशन, वहाँ से पूछता है। फिर आपको सारे आर्टिकल नहीं याद रखने, बस ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये वाला, ठीक है। ऐसे ही आगे हम बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो 200 300A, चलिए वो तो आपको पता है, अमेंडमेंट हुआ था। 301 के बाद 312 में सिविल सर्विसेज का है, उसके बारे में पूछता है। 324 इलेक्शन कमीशन, और आगे आप देखिए 324 के बाद क्या आता है अपना, 324 के बाद 330 पे या 40 पे कुछ बॉडीज़ हैं, जैसे नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, OBC, वो है कुछ। 352 से लेके 360 तक इमरजेंसी है, और 368 में अमेंडमेंट है। हम अमेंडमेंट देख लेंगे, बस इतना ही है पॉलिटी। बिलीव में इसके ऊपर कुछ नहीं है। बाकी जो बचेंगे वो मेंस के क्वेश्चन हैं आपके, वो इसमें कवर नहीं होते हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सिटीजन चार्टर है, RTI एक्ट, वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, अब कम बचा है, आपको ऐसे ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि बहुत सारा है, बहुत कम है, बस तरीके से आप करते चलो, ठीक है। सो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट भी हम किस चीज़ से करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट में क्या है ना, आपको ज़्यादा आर्टिकल नहीं याद रखने, 1-2 आर्टिकल याद रखने हैं। एक तो 141 याद रखना है, 142 याद रखना है, 143 बेसिकली इधर से ही पूछता है, कभी कभी 131 भी पूछ लेता है, ये आपको याद रखना है। बाकी जो भी है मैं आपको पढ़ाऊँगा आर्टिकल के थ्रू, लेकिन आपको वो आर्टिकल याद नहीं रखने हैं। क्यों? क्योंकि आप याद रखते हो उससे तो फिर बेवजह के ज़्यादा दिमाग में कंटेंट चला जाएगा, काम का है नहीं। सिंपली मैं आपको प्रोविज़न भी बता सकता हूँ कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के ये प्रोविज़न है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए आपको क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो एक तरीका तो वो है, मैं आपको ऐसे बता दूँ, ठीक है। फिर उसको इम्पीच करने के लिए क्या प्रोसेस है, तो वो तो है ही। तो मेरी कोशिश ये है कि आपको आर्टिकल के थ्रू बता दिया जाए कि किस आर्टिकल में ये चीज़ मेंशन है। प्रोसेस तो आपको पता ही चल जाएगी, साथ ही साथ आपको एक समझ में आ जाएगी कि यार बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए, सबसे पहले देखिए हमने पार्लियामेंट पे ख़त्म किया था, पार्लियामेंट से ही स्टार्ट करते हैं। एक आर्टिकल है 122, वो क्या बोलता है, आर्टिकल 122 कहता है कि संसद, जो पार्लियामेंट है, वो जो भी एक्ट करती है वो अपने आप में सोवरेन है विद इन द पार्लियामेंट। मतलब संसद में जो कुछ भी होता है, जो उसके सदस्य बोलते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, कुछ भी करें, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है। वो अपने आप में सोवरेन है, उसके फैसले जितने भी होंगे सब वहाँ के स्पीकर या फिर चेयरमैन करेंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को
उसके कंटेक्स्ट में कोई पावर नहीं है। क्यों नहीं है पावर, आप समझो। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट चलता है सेपरेशन ऑफ पावर का, जिसमें बोला है कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये तीनों मिलके ही सरकार बनाते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि ये तीनों इंडिपेंडेंटली फंक्शन करें, कोई किसी के आंतरिक मामले में दखल ना करे। लेकिन इंडिया में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इंडिया में थोड़ा सा अलग, यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ चलता है चेक एंड बैलेंस की डॉक्ट्रिन, चेक एंड बैलेंस। ऐसा नहीं है इंटरफेयर नहीं करें, इंटरफेयर करते हैं सब, लेकिन सभी लोग करते हैं एक दूसरे पे। कैसे, एग्जांपल के लिए आपसे बताऊं मैं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पे कैसे चेक्स बनाती है। ठीक, तो एग्जीक्यूटिव कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पीएम इसको हेड करते हैं। ठीक, पीएम अगर सलाह दे दे प्रेसिडेंट को कि आपको डिसॉल्व करनी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो वो डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक, पीएम बोल दे कि भंग कर दीजिए इस बार की ये लोकसभा को, तो वो भंग हो जाती है। ठीक, तो एक तो ये है, तो लेजिस्लेचर पे एक तरह से चेक हुआ। दूसरी तरफ से लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे कैसे चेक करती है, मतलब संसद इस पे कैसे। तो भाई जितने भी मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये सब उत्तरदायी होते हैं, जो अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए। कि सपोज किसी ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी, गलत काम किया, तो उसके लिए यहाँ पे एक मोशन आ जाता है, सेंश्योर मोशन आ जाएगा। तो उस तरह से लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे चेक करती है। अब जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पे कैसे चेक रखती है, कि सपोज कोई लॉ नहीं है, अभी कंट्री में कोई किसी चीज़ पे एक लॉ नहीं है, तो उसके लिए जो जुडिशरी है जो बोल देगी वो अपने आप में लॉ बन जाएगा, जब तक कि वो लॉ एक्शन में नहीं आता। मीन्स क्या है, देखिए असल में क्या है, बोला गया है कि इफ़ देयर इज़ लेजिस्लेटिव वैक्यूम, मतलब अगर कोई विधेयक नहीं है, कोई कानून नहीं है, इफ़ देयर इज़ लेजिस्लेटिव वैक्यूम देन सुप्रीम कोर्ट कैन स्टेप इन, कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो वहाँ पे स्टेप इन कर सकता है, और जो भी ये वर्डिक्ट देगा वो अपने आप में एक कानून के रूप में ही रहेगा, जब तक कि कोई असली कानून नहीं आ जाए। तो एग्जीक्यूटिव देखिए, विशाखा गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, विशाखा गाइडलाइंस। ठीक, ऐसे ही दिल्ली में फायर क्रैकर बैन किए, पुलिस स्टेशन में बोला कि सीसीटीवी लगाइए। तो ये सारे जितने भी मुद्दे हैं एग्जीक्यूटिव के थे, लेकिन जुडिशरी क्या है, उसको लगा कि स्कोप है, उसने इसमें इंटरफेयर किया। अब एग्जीक्यूटिव भी करती है क्या इस जुडिशरी में इंटरफेयर, एग्जीक्यूटिव भी कर सकती है। जो मोदी जी हैं, आपको नहीं लगता कि वो कोर्ट में जाके थोड़ा बहुत उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? आपको लगता होगा कि नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं बताऊं, देखिए जब राम मंदिर की वर्डिक्ट थी, ठीक है, अयोध्या वाली जब फैसला सुनाना था, तो पीएम साहब पता क्या करने गए थे, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट, अब आपको लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा न्यूज़ में नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट कहाँ गए, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे उसकी बिल्डिंग के नाम पे, कि ठीक है इस बिल्डिंग का, या फिर यहाँ पे ये इनॉग्रेशन हुआ है तो मुझे यहाँ पे भाषण देना है। तो उस भाषण के नाम पे वो कोर्ट में गए थे। कभी सुना है कि कोर्ट में गए? नहीं सुना है, लेकिन वो गए हुए थे। अब जब गए हैं तो आप बताइए मुझे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भाई उनका स्वागत तो करेंगे वहाँ पे। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंधे पे हाथ रख के उन्होंने बोल दिया कि देखिए यही होना चाहिए। ठीक, तो क्या ताकत है सीजीआई की कि भाई नहीं करेगा? आप बोलोगे थियोरेटिकली कि नहीं सीजीआई के पास बहुत पावर है। भाई कुछ पावर नहीं है। पावर ऐसा नहीं है जो किताबी पावर है वही होती है, जो पावर एक्शन में होती है ना, वो एक्चुअल में पावर है। अब कोई कितना ही बड़ा जज है, ठीक, जज बोल देगा कि ठीक है प्रधानमंत्री को जेल भेज देते हैं, तो आपको लगेगा यार जज साहब तो बहुत पावरफुल है, पीएम को जेल भेज दिया। पीएम क्या करेंगे कि भाई जज साहब की सिक्योरिटी हटा लो, हट गई सारी सिक्योरिटी। अब ठीक है, आप जाइए, अकेले गाड़ी में बैठ के जाइए घर, और हम देखते हैं कि आप कैसे पहुंच पाओगे। ठीक है या भाई, पार्लिया जो पीएम है, जो दुनिया भर में इतना रो का नेटवर्क है, सब कुछ चल रहा है, उसको जब देख लेते हैं, वहाँ पे अननोन से किसी को मरवा सकते हैं। पीएम नहीं, मतलब जो सरकार होती है, तो जज कितनी बड़ी चीज़ है, सिंपल सी बात है। तो इसलिए ये थियोरेटिकली लगता है कि यार बहुत सही है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, कोई भी सुप्रीम नहीं है। जिसको जनता ने जनमत दिया है
वो सुप्रीम आप समझ सकते हो। बाकी सुप्रीम के नाम पे बोल सकते हैं कि भाई प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर है, भाई जो भी मार्शल वार्शल हैं लगाए हुए हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आज हटवा सकती है, वो हट गए आप, या फिर जो कुछ भी है उनके पास वो आज उनसे छीना जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम रहता है कोई भी। तो एग्जीक्यूटिव क्या है, ये जुडिशरी को आपको नहीं लगता कि इन्फ्लुएंस कर सकती है ना? कर सकती है भाई, पैसे हैं, फंडिंग है, पैसे रोक दिए कि ठीक है हम पे क्राइसिस की सिचुएशन है, पैसे अभी नहीं है इतने, या फिर सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहे हैं जज साहब कि भाई हमारे कॉलेजियम ने डिसाइड किया है ये 4-5 आपको जज अपॉइंट करने हैं। अब एग्जीक्यूटिव क्या उनको अपॉइंट करेगी? एग्जीक्यूटिव क्या करेगी भाई, इसका होम मिनिस्ट्री के पास ड्राफ्ट जाता है, होम मिनिस्ट्री इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है आईबी है, उससे इन्वेस्टिगेशन कराती है कि ये जज किस प्रकार के हैं, ठीक। तो उससे क्या होगा, अब ये तो इस पे मार्क लगा के दे देंगे कि भाई ये वाले जो जज जो आपने 5 नाम दिए हैं इसमें से 2 जज सही नहीं है, हमारी इंक्वायरी में पता चला है। तो जुडिशरी कहाँ से अपॉइंट कर लेगी इनको, ठीक है। तो ये भी इन्फ्लुएंस रखते हैं। और लेजिस्लेचर जुडिशरी पे रखती है, जुडिशरी लेजिस्लेचर पे रखती है कि कोई एक्ट बनाएगी लेजिस्लेचर, तो जुडिशरी उसे नल एंड वॉइड कर देती है कभी कभी। और जुडिशरी की जो भी पावर है वो पार्लियामेंट कम कर सकती है जज के खिलाफ इम्पीचमेंट लाके, ठीक है। तो सब एक तरह से चेक एंड बैलेंस में है, कोई भी सुप्रीम नहीं है, ठीक है। चलिए 122 में ये बोला है। अब बात करते हैं 123 की, ये सबको याद होगा, 1, 2, 3, ये ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस क्या होता है? अध्यादेश। अध्यादेश मीन्स अगर देखिए लोकसभा या राज्यसभा या जो भी संसद है उसका भी जो सेशन है वो नहीं चल रहा है, तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे क्या लेके आ सकते हैं? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस लेके आ जाएंगे और वो ऑर्डिनेंस लगभग 6 महीने तक आपके वैलिड रहता है। 6 महीने क्यों? क्योंकि जो भी सदन है, राज्य मीन्स जो सेशन है संसद का, उसमें मिनिमम या मैक्सिमम 6 महीने का टाइम पीरियड दिया हुआ है, मैक्सिमम, कि भाई इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये कन्फर्म है कि 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा सपोज उसका सेशन होने लगता है। अब 6 महीने हो गए, सेशन हुआ है, तो विद इन 6 वीक, 6 वीक का मतलब कितना होगा? 42 दिन, 7×42, 42 डेज में आपको इस विधेयक को पारित करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी ऑर्डिनेंस आया था उस पर विधेयक बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फार्म लॉज थे, फार्म लॉज 2020 में आए थे, तो कोविड के टाइम पे, उस टाइम पे सब कुछ बंद था, तो सरकार ने 123 के तहत ऑर्डिनेंस पास कराया था। फिर बाद में जब वो लोकसभा और राज्यसभा में गए तो वहाँ से पास तो हुए, लेकिन फिर बवाल हुआ तो वापस लेने पड़े। तो पहले ऑर्डिनेंस बना, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस का ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है। अब आते हैं स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे। सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124, इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फॉर्मेशन होगा, गठन होगा। कितने सदस्य होंगे इसमें? तो 33 जज होंगे और 1 होंगे आपके CJI। कुल मिला के कितना हुआ? 34, ठीक है। 34 जज होंगे इसमें। इसी में से हम 5 जज को निकाल लेते हैं जो ज़्यादा सीनियर होंगे, सीनियर मोस्ट जज होंगे, उन्हीं को मिला के हम क्या बना देते हैं? कॉलेजियम। कॉलेजियम, ठीक है। कॉलेजियम ये देखिए अलग अलग संविधानिक मुद्दों को भी सुनता है। आज तक जो सबसे बड़ी बेंच बैठी है वो केशवानंद भारती केस में बैठी थी, 13 जज की बेंच, ठीक। मतलब आधी जुडिशरी केशवानंद भारती को ही संभालने में लगी हुई थी उस टाइम पे। फिर गोलकनाथ का भी केस था, गोलकनाथ में भी शायद 11 जज की बेंच बैठी थी। तो सबसे बड़ी अभी तक याद रखेंगे केशवानंद भारती, ठीक है। इससे बड़ी नहीं थी, 1973 का केस था, बेसिक स्ट्रक्चर। अब इनकी जो टाइम पीरियड है वो कितना है कि भाई 65 ईयर तक ये बने रह सकते हैं। इनकी ओथ कौन कराएगा? तो प्रेसिडेंट कराएंगे। ऐसे ही इनको इम्पीच कौन करेगा? इम्पीच कौन करेगी? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इनको इम्पीच करती है, ठीक। तो ये बेसिक से फैक्ट है, आपको ये थोड़े पता होने चाहिए क्योंकि वो पूछ लेता है कभी कभी ना डायरेक्ट क्वेश्चन। बाकी एक और आर्टिकल देखते हैं 125 में क्या है। आपको ये आर्टिकल याद नहीं रखने, अगेन आई रिपीट, आपको ये याद नहीं रखने। जो याद रखने मैं बता दूंगा,
याद रखना है आपको 123 बस, ठीक, ये सब नहीं याद रखने। 125 में क्या है, सैलरी के बारे में बात की गई है। सैलरी कहाँ से निकलेगी इनकी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, CFI से। कितनी सैलरी होती है, 2,80,000 की समथिंग होती है, ठीक है। अब 126 में क्या है, वही बात है कि भाई देखिए 34 तो जज है, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि इन 34 में से एक हमने CGI बना रखे हैं। अब CGI कभी प्रेजेंट नहीं है, कुछ हो गया है इनको, है ना, कोई प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे काम कौन करेगा, तो उस टाइम पे एक्टिंग CGI बन जाएंगे। कौन, इन्हीं 33 में से, ठीक है। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, याद नहीं भी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं। 127 पे आते हैं आगे। तो आपको ये आर्टिकल नहीं याद रखने हैं इससे अगेन से, तो आपको बस क्या रखना है, जो ये थोड़े से प्रोविज़न है कि इसमें एडहॉक जज का प्रोविज़न है। एडहॉक, एडहॉक का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी। कि देखिए सुप्रीम कोर्ट है, अब सुप्रीम कोर्ट में किसी वजह से भाई अभी जज उतने नहीं है, कम है, तो आप टेम्परेरी बेसिस पे भी हाई कोर्ट से जज सुप्रीम कोर्ट में बुला सकते हो एक तरीके से, ठीक है। अब 29 पे चलते हैं, 28 छोड़ दीजिए। 29 में क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं नज़ीर, है ना। हम बोलते भी हैं कि भाई ये जो जिसने भी ये रेप किया है उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो एक नज़ीर बने, मीन्स कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मतलब क्या है हिंदी में, अगर मैं इसको बोलूँ तो अभिलेख, अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय। मतलब एक ऐसा फैसला, एक ऐसा फैसला जो अपने आप में ही कानून हो, ठीक है। कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो अपने आप में ही कानून होता है, आप उसको नहीं मानोगे तो आपके ऊपर डिफेमेशन हो जाएगा। सॉरी, डिफेमेशन तो इंसान हमका होता, हमारा होता है, डिफेमेशन नहीं बोलते, कंटेम्प्ट बोलते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ जाता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ जाता है अगर आप इनकी बात नहीं मानते हो तो बात तो माननी ही पड़ेगी आपको। अब चाहे जो हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे वर्मा जी, अभी आपने सुना होगा, क्या नाम है उनका, यशवंत वर्मा, है ना, ऐसी कुछ करके। तो क्या हुआ उनके पास, इतना सारा पैसा मिला घर पे, मीन्स जल गया है, और वो क्या नज़ीर पेश कर रहे हैं, उनसे पूछा गया कि भाई ये किसका पैसा है, तो बोले मुझे नहीं पता है, किसी के पास होगा, वो पीछे या मेरे जो एक तरह से स्टोर रूम था उसमें रख के चला गया। तो भाई ऐसे पैसे वाले से हमें भी मिलवाओ, जो इतना पैसे वाला हो कि दूसरे के घर में, तो छोड़ो यार, आज के टाइम पे कोई किसी को उधार भी नहीं देता है, ठीक है। अपना पैसा कोई रख रहा है किसी के घर, और रख भी रहा है तो चलिए बताएगा कि सबसे प्राइम लोकेशन ये है आपकी, और आपके घर में पैसा रखा हुआ है, आपसे बिना बताए आपके स्टोर में कोई रख के चला जाएगा पैसा, ऐसा होता है, और कोई फैसला नहीं हो फिर इन पे, मीन्स क्या सज़ा मिली इनको बताइए, कुछ भी तो सज़ा नहीं मिली। अभी मिल गई हो तो मैंने इसको फॉलो नहीं किया, लेकिन थोड़े टाइम पहले तक तो इनको कोई सज़ा नहीं मिली थी। अब उसके बाद भी तो ये फैसले सुना रहे हैं ना, तो आपको क्या इनकी निष्पक्षता पे कुछ ऐसा नहीं क्वेश्चन है, भाई क्या ये पैसे लेके कोई कोर्ट नहीं, मतलब कुछ ऐसा जजमेंट नहीं दे सकते। एक कहावत भी चलती है हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे, और जब हम जुडिशरी कर रहे थे, छोड़ने का भी एक रीज़न यही था, ठीक है। 1 साल पढ़ा हमने कैंपस लॉ सेंटर में, DU में, फिर छोड़ा, पता ही क्यों, क्योंकि उसमें फिर पता चला कि भाई एक अच्छा लॉयर सिर्फ कानून को जानता है, ठीक है, और जो बेहतरीन लॉयर है, जो एकदम टॉप क्लास लॉयर है, वो जज को जानता है, ठीक। तो आप इधर करते रहिए जितना आपको करना है, पढ़ लीजिए, CLC से पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने पढ़ भी लिया, आप जज, आप क्या सोच रहे हो कि हम जैसे नॉर्मल लोग क्या जज बन सकते हैं कहीं पर, हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट में? नहीं बन सकते, कोई एंट्री है ही नहीं। अगर हमारे फादर, पिताजी, दादा, उनमें से अगर कोई जज है, ठीक है, ये जुडिशरी में रहा है और थोड़ी सही पोजीशन पे रहा है, उनका नंबर आता है, बाकी किसी का नंबर नहीं आता। आप CGI की लिस्ट उठा के देखिए, और देखिए कि जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं उनके बच्चे कौन हैं, आज ही आपको जुडिशरी में कहीं ना कहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इतना भी नहीं है इसमें। तो ऐसे ही देखिए
कहाँ थे हम? 129 पे। तो आपने अगर इसकी अवमानना की तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है, लेकिन जज साहब खुद कुछ गड़बड़ कर दें तो कुछ नहीं लगता उन पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 129वां 130 देख लेते हैं। 130 में क्या है? 130 मीन सिंपल है कि सुप्रीम कोर्ट की लोकेशन कहाँ होगी, नई दिल्ली में इसका वो तो ठीक है, ये इतना ज़रूरी नहीं है। 31 में क्या है? 131 आपको याद रखना है, इसमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किसकी है? कोर्ट की है। क्या है कि देखिए, जो राज्य हैं, स्टेट हैं, वो अगर यूनियन ऑफ इंडिया पे कोई मुकदमा डालते हैं तो वो हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, सीधे कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। इसी को बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ऐसे ही 2-3 राज्य हैं इकट्ठे हो गए, स्टेट वर्सेस ये हो जाते हैं यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तीसरा केस कि एक तरफ स्टेट है, 2-3 स्टेट हैं प्लस, या फिर इसके खिलाफ यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ इनके साथ स्टेट कुछ और है, ये भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा। 3 कंडीशन आप ऐसे समझो। केरल में और केंद्र सरकार में विवाद हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बीजेपी है और यहाँ पे कांग्रेस है, तो ये कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही 2 राज्य जैसे केरल और तमिलनाडु, इनमें विवाद होगा तो ये भी अगर यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ विवाद है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट। तो दूसरी तरफ क्या होगा कि केरल, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, ये सब एक तरह की यहाँ पे अपोजिशन है, इनका मुकदमा हो जाता है यूनियन ऑफ इंडिया प्लस जो बीजेपी शासित राज्य हैं एक तरफ, जैसे आपका यूपी है, एमपी है। तो क्या एक ग्रुप बन गया है, लेकिन बात वही है कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ये बात है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब अपील करने का अधिकार आपको किस में मिलता है? तो अब इसमें आर्टिकल तो है, आर्टिकल 132, 33, 34, लेकिन उसको मत याद रखो। आप एक क्या है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनली कोई अपील करनी है, ऐसी कोई सिविल मामले पे आपको अपील करनी है, कोई क्रिमिनल मामले में अपील करनी है, तो आप कहाँ कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अपीलेट पावर भी है इनके पास। ऐसे ही अब 135 में फेडरल कोर्ट की बात की गई थी कि जो 1935 में फेडरल कोर्ट था, उस टाइम पे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था, तो उसकी सारी पावर वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ही है, ऐसी बात की गई है, लेकिन वो अभी भी काम का नहीं है। ठीक है, अब 136 स्पेशल लीव पेटिशन, ये क्या है कि देखिए, आप किसी भी मुद्दे पे आप लोग सुप्रीम कोर्ट से एक आग्रह कर सकते हैं कि हमारी इस चीज़ पे सुनवाई की जाए। ठीक है, तो बस आपसे क्या पूछेगा? स्पेशल लीव पेटिशन, ये किस आर्टिकल में है? 136 में है और सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब क्या है कि इसमें बहुत सारे निटिगिटीज़ हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो क्या है, लॉ वालों के लिए ज़रूरी है, जो भी लॉ करते हैं उनको इस बारे में पता होगा, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोविज़न है कि किस वजह से जा सकते हैं, क्या प्रोसीजर लगता है, लॉ में काफ़ी पढ़ाया जाता है इसके बारे में। ठीक है, अब आगे जुडिशियल रिव्यू की पावर 137 में है। क्या? जुडिशियल रिव्यू, कि जुडिशरी अपने ही फैसले को रिव्यू भी कर सकती है। जैसे पहले गोलकनाथ का केस था 1967 में, उसके पहले जो बेरूबरी केस था, बेरूबरी 1960 में, तो इन सब में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल राइट्स नहीं, जो प्रेम्बल की बात थी कि प्रेम्बल पार्ट नहीं है। बाद में 1973 में इन्होंने मान लिया कि प्रेम्बल पार्ट है, तो अपने ही जजमेंट को इन्होंने एक तरह से रिव्यू किया और कॉन्ट्राडिक्ट किया। तो ये भी मान के चलते हैं कि भाई कोर्ट से भी गलती हो सकती है और हम अपने जजमेंट को भी रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका जुडिशियल रिव्यू की पावर। ठीक, आर्टिकल 141 में क्या बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले हैं वो बाइंडिंग है। कहाँ? पूरे इंडिया में, अक्रॉस कंट्री। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लागू हैं वहाँ पे नहीं है, हर जगह लागू होंगे। 142 में क्या है? 142 में सुप्रीम कोर्ट की पावर है कंप्लीट जस्टिस की। कंप्लीट जस्टिस कि मीन्स अगर आपके पास सबूतों का अभाव है
तो आप अपना फैसला सुना सकते हो, ठीक है। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। जैसे अयोध्या का वर्डिक्ट आया था, तो अयोध्या में क्या हुआ था कि ये तो चलिए साबित हुआ था कि नीचे टेम्पल है, मंदिर है ना, ये चीज़ तो प्रूव हुई थी कि मंदिर है, लेकिन वो एक तरह से राम यहीं पे पैदा हुए। अयोध्या की जो वर्डिक्ट थी उसमें देखिए सारे सबूत तो नहीं मिल पाए थे क्योंकि बहुत पुराने थे, तो उसमें आर्टिकल 142 का यूज़ किया था कि देखिए संपूर्ण न्याय के लिए हम सबूतों के अभाव में भी फैसला सुना सकते हैं, ये ज़रूरी है, इसको याद रखना। 143 में क्या है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, मीन्स जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह मांग सकते हैं, ठीक है। और जो ये सलाह लेंगे वो बाइंडिंग नहीं है कि भाई प्रेसिडेंट इसको मानेंगे ही, ठीक है। तो ये बात है, बस इतना आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट आपका हुआ, अब आपको देखिए एक चीज़ करनी है। क्या, मैं आपको पहले ये करा देता हूँ थोड़ा, उसके बाद बताऊँगा आपको क्या करना है। ये तो खिचड़ी बन गई है इसकी, बट चलिए आपको दिख जाएगा पूरा पूरा। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है जुडिशरी पे, क्या क्वेश्चन पूछता है, एक तो पूछता है आपसे जुडिशियल रिव्यू के बारे में कि जुडिशियल रिव्यू है क्या। तो जुडिशियल रिव्यू पावर है जुडिशरी की, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, जो एग्जामिन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, गवर्नमेंट एक्शन। और कोई भी एक्शन लॉ वॉयलेट करता है संविधान को तो वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। हमने देखा है पास्ट में भी क्या हुआ है, ठीक। तो जुडिशियल रिव्यू के दो मतलब है, एक तो अपने ही वर्डिक्ट को वो रिव्यू कर सकते हैं, और दूसरा जो लेजिस्लेचर है उसके एक्शन को, एग्जीक्यूटिव के एक्शन को भी वो रिव्यू कर सकते हैं, ठीक। अब इसका बेसिस क्या है जुडिशियल रिव्यू का, है ना, क्योंकि सीधा सीधा तो ये ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन हमें इसकी पावर कहाँ से ड्राइव होती है, तो ड्राइव होती है जैसे आर्टिकल 13 है, उसमें बोलता है कि कोई भी लॉ जो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के, उसको वॉइड कर दिया जाएगा। मतलब कोई भी लॉ है और वो आपके फंडामेंटल राइट का इस हद तक वॉयलेशन कर रहा है तो आप इसी को रिमूव कर दोगे, ठीक। तो इससे करेगा कौन इस चीज़ को, सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है। ऐसे ही फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की पावर आर्टिकल 32 में है। 226 में जो रिट होती हैं हाई कोर्ट की, वो उनके पास पावर है, रिट जुरिस्डिक्शन है। ओरिजिनल देखिए सेंटर स्टेट की डिस्प्यूट होती है आर्टिकल 131 में, तो इसमें क्या है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। 136 में स्पेशल लीव पेटिशन है। 141 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आर बाइंडिंग, तो अभी जो बताया आपसे। 42 में है कंप्लीट जस्टिस, अयोध्या वाला। तो ये आर्टिकल देखिए आपको एक तो ये याद रखना है, 142 बहुत सुपर आर्टिकल है एक तरीके से। एक इसको याद रखना है, स्पेशल लीव पेटिशन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन 32, ये तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है कि भाई इस बेस पे सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है या हमारे कोर्ट के पास पावर है। जुडिशियल रिव्यू का पर्पस क्या है, कि आप रिव्यू कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई, कि ताकि सुप्रीम को जो हमारी सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो बनी रहे, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन हो, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट बना रहे, कोई भी मनमाना फैसला रोका जा सके और रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड हो सके। अब इसको ना आप याद रख लेना, कहीं भी यूज़ करना इसको, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, सेपरेशन ऑफ पावर। अब आपसे पूछ लेना कि जो जुडिशरी है उसका रोल क्या है, रोल पूछ लेता है, तो उसका रोल यही है भाई, मेंटेन क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन रखना, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट रखना, सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन रखना, जो आर्बिट्रेरी एक्शन है लेजिस्लेचर के, एग्जीक्यूटिव के, उसको चेक रखना, और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड रखना। तो देखिए हाई कोर्ट का पूछ लेता है कि हाई कोर्ट की क्या रोल है, रोल ऑफ हाई कोर्ट, तो अलग से नहीं पढ़ना है, यही है, लिख दो इसको, ठीक है। अब जुडिशियल रिव्यू के टाइप कौन कौन से हैं, तो एक तो लेजिस्लेटिव रिव्यू, कि भाई जो भी लेजिस्लेचर ने पास किया उसको ये नल एंड वॉइड कर सकते हैं। जैसे राइट टू इक्वालिटी, अगर कोई भी ऐसा लॉ जो राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है तो उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं।
एग्जीक्यूटिव के एक्शन को भी, कि कोई एक्शन है जो प्रशासनिक रूप से थोड़ा गलत है, जुडिशरी उसको रिव्यू कर रही है, तो ये उसको डिक्लेयर इनवैलिड कर सकती है। जैसे एग्जीक्यूटिव का क्या था, इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आई, इलेक्टोरल बॉन्ड। अब इलेक्टोरल बॉन्ड आए तो ये पूरा एग्जीक्यूटिव का फैसला है कि भाई कैसे आएंगे, कैसे फंडिंग होगी। ये मामला पहुंचता है जुडिशरी के पास। जुडिशरी क्या करती है, इसको ख़त्म कर देती है, हटा देती है कि ये गलत है। तो एग्जीक्यूटिव का भी रिव्यू हुआ, वरना एग्जीक्यूटिव ये क्या है भाई, पार्टी है कोई, वो तो उसको कैसे पैसे मिलेंगे वो अपने आप प्रोविज़न कर सकती है कि ठीक है पैसे आ सकते हैं। लेकिन जुडिशरी को पता है ना कि भाई पैसे आएंगे तो फिर एक तरह से जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर नहीं हो पाएंगे, तो इससे नल एंड वॉइड कर दिया उसको। ऐसे ही जो जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल डिसीजन का, अपने ही फैसलों का भी, और जो अपने जो लोअर कोर्ट है उनके फैसलों का भी ये रिव्यू कर सकते हैं, ओन एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, केशवानंद भारती में किया था इन्होंने, मिनर्वा मिल का केस मैंने आपको बताया, IR कोहिलियो केस कब का है, 2007 का या 6 का है। ठीक, L चंदा कुमार केस में कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसको भी याद रखना कि इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपसे अगर पूछ लेता है, वैसे बहुत कम चांस है फिर भी, क्योंकि जुडिशरी हमने कहाँ से लिया है, तो हमने हमारा जो स्ट्रक्चर है वो US से है एक तरीके से। ठीक है, तो अगर आपसे कंपैरिजन करा लेता है तो जुडिशियल रिव्यू का हमारे यहाँ क्या स्कोप है, तो एक तरह से हम तो लिमिटेड कर रख सकते हैं, USA में थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, संविधान उस पर हम डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन US थोड़ा ब्रीफली कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्या है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, और इधर क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कुछ कुछ मामले में, बाकी ड्यू प्रोसेस हमारे यहाँ भी फॉलो होता है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यहाँ पे देखिए जुडिशियल रिव्यू और एक्टिविज़म क्या होता है, तो इसका मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखिए, एक ये मिनिमम नीड है, ये आपकी नीड है, यहाँ तक भाई सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए, है ना, कुछ गलत हो रहा है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कुछ किसी के राइट्स की वॉयलेशन हो रही है, ठीक है, या फिर जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो वॉयलेट नहीं हो रही है, यहाँ तक तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए। ठीक, इसके बाद अगर किसी की जो नीड है, नीड से आप ऊपर जाओगे तो वो वॉयलेशन कर रहे हो अपने अधिकारों का, आप खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाते हो, सेपरेशन ऑफ पावर का वॉयलेशन हो जाता है। तो इसके नीचे ये जो एक लाइन है, लाइन किसकी है, सेपरेशन ऑफ पावर की, आप इसको या इसके अंडर में काम कर रहे हो, चाहे कोई भी फैसला दो आप, तो आप जुडिशियल रिव्यू कर रहे हो, जुडिशियल एक्टिविज़म भी है, भाई तत्परता दिखा रहे हो, लेकिन आप इसके ऊपर अगर जाते हो, ठीक है, यहाँ जाते हो, तो फिर आप जुडिशियल एडवेंचरिज्म कर रहे हो, जुडिशियल एडवेंचर, तो ये गलत है। जब भी पूछेगा आपसे, ये डायग्राम आप ड्रॉ करके आ जाना, आपको पता चला। देखिए जुडिशियल रिव्यू क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, तो याद रखना ये लाइन क्या है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बनाए रखना, कॉन्स्टिट्यूशन ओरिएंटेड लिमिटेड रोल है आपका। एक्टिविज़म थोड़ा सा और तेज एक्शन है, जस्टिस पॉलिसी ओरिएंटेड इस पे है। अब जुडिशियल रिव्यू पे या जुडिशियल एक तरह से एक्टिविज़म में प्रॉब्लम क्या आती है कि खतरा होता है जुडिशियल ओवररीच का, यहाँ पहुँचने का खतरा रहता है इधर, ठीक है, क्योंकि इस लाइन को ज़रूरी नहीं ना कि सबको याद हो, पॉलिसी के आप मैटर में यहाँ पहुँचते हो तो इंटरफेयर कर जाते हो। अनइलेक्टेड जज ओवरराइडिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे लेजिस्लेटिव की कोई पावर है, आप उसमें इन्फ्रिंज कर रहे हो। अब ये पावर किसने दी है, लोगों ने दी है, तो लोगों को डिसाइड करने दो ना। आप जब थोड़ी सी किताबें पढ़ के आप बैठ गए हो तो आप थोड़ी ना डिसाइड करोगे कि देश का भविष्य कैसा होगा, देश के लोग डिसाइड करेंगे। देश के लोग कैसे डिसाइड करेंगे, भाई अपनी सरकार बना के, तो आप उनकी सरकार को एक तरह से कुछ काम नहीं करने दे रहे हो, तो वो गलत है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी में भी डिले होता है, ठीक है, तो ये इनका क्रिटिसिज्म। जैसे क्या है, आपने कोई फैसला दे दिया कि नहीं भाई ये जो 4 धाम रोड है ये वॉयलेशन कर रही है इको सेंसिटिव जोन का, और आप यहाँ पे रोड नहीं बना सकते, तो फिर चलिए आपने बोल तो दिया, फिर आप कल को ये मत बोलना ना कि अच्छा जो पहाड़ पे लोग रह रहे हैं, जो पीपल है वहाँ पे, उनके राइट टू लाइवलीहुड का आप इंतज़ाम करो।
तो सरकार बोलेगी भैया वही तो कर रहे थे कि रोड बनेगी, वहाँ पे रेलवे लाइन जाएगी तो अच्छी कनेक्टिविटी होगी, ज़्यादा लोग जाएंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, ठीक है, ट्रैवलिंग टाइम भी कम होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो हम रोज़गार ही तो दे रहे थे, आपने मना कर दिया। तो एक तरह से जो पॉलिसी है वो भी डिले करा देता है कभी कभी सुप्रीम कोर्ट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, आप अगर दिल्ली में कभी रहते हो, गए हो, तो जहाँ एयरपोर्ट है IGI, ठीक, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वहाँ से जब आप निकलते हो तो गांव पड़ता है महिपालपुर। महिपालपुर, अब महिपालपुर से ये रोड जा रही है, ठीक है, इस तरीके से ऊपर 4 लेन है। ये गुड़गांव से आ रहा है पीछे से, लेकिन ये जा रहा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर हम जा रहे हैं, टूवर्ड दिल्ली। अब यहाँ पे रास्ते में पड़ता है क्या, धौला कुआं। धौला कुआं, जहाँ पे एयरफोर्स का भी एक स्टेशन है, आर्मी भी इधर रहती है, NSG भी रहती है, ठीक है, सारे लोग यहाँ ज़्यादातर रहते हैं। धौला कुआं नाम है, धौला कुआं। अब धौला कुआं से आप आगे जाओगे तो फिर क्या है, आप सेंट्रल दिल्ली में प्रवेश कर जाते हो, जहाँ पे ताज होटल, ITC होटल, यहाँ से करते हुए फिर एम्बेसी पड़ती है, एम्बेसी के आगे फिर लुटियंस दिल्ली आ जाती है। तो यहाँ पे क्या केस था ना, थोड़े टाइम पहले यहाँ पे जाम लगता था। इवन जब मैं भी वहाँ जाता था तो बहुत टाइम यहाँ पे लगता था, 1 घंटा कम से कम यहाँ पे लग जाता था। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक बहुत है यहाँ पे। और ट्रैफिक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ बीच में ना थोड़े से पेड़ खड़े हुए थे, ठीक है, वो पेड़ काटने नहीं दिए थे सरकार ने, क्योंकि सरकार ने नहीं, जो NGT है उसने काटने नहीं दिए थे। क्यों? उसने बोला कि आप इनको काट दोगे तो यहाँ पे एक तरह से ये वॉयलेशन हो जाएगा, कुछ वहाँ पे वेटलैंड आ रहा होगा आसपास में। तो सरकार ने बोला कि आप एक बात बताइए, यहाँ 1 घंटे हम रुकते हैं, 1 घंटे में सब लोग कितना पोल्यूशन करते होंगे, कितना पेट्रोल लगता होगा, कितना डीजल लगता होगा, और लोगों का भी टाइम ख़राब हो रहा है एक तरीके से। तो अगर ये 4 पेड़ काटने के बाद यहाँ पे ऐसे ओवरब्रिज बन जाता है तो आपको उससे क्या प्रॉब्लम है भाई? ट्रैफिक कंजेशन कम हो जाएगा। बाद में ये चीज़ हुई भी, आज आप जाओगे तो आपको यहाँ कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो एक तरह से ये पॉलिसी में ना बेवजह का जब ज़्यादा ही इंटरफेयर करते हैं तो पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है, बहुत स्लो हो जाती है, कोई करना ही नहीं चाहेगा। क्योंकि आप हो, आप लोग हो, हम लोग हैं, हम भाई परेशान हो जाएंगे कि भाई यार 1 घंटे का टाइम यहाँ पे लग जा रहा है, पूरा दिल्ली क्रॉस करने में 1 घंटा लगता है और 1 घंटा यहाँ पे लग रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम सरकार से नाराज़ होंगे, नाराज़ होकर उसको वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? हम बोलेंगे कि भैया आपसे इतना काम तो कराया नहीं जा रहा है, 1-1 घंटा हमारा बर्बाद हो रहा है। तो दूसरी सरकार आएगी, दूसरी के सामने भी यही प्रॉब्लम है। तो ये पहुँचती है कोर्ट कि आप ना ये बनाने दीजिए, कोर्ट मना कर देता है। तो हम तो कोर्ट जा नहीं सकते, जा मतलब क्या, हम जज को क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते जब सरकार की नहीं सुन रहे। तो एक तरह से जो लोग हैं, लोगों की जो एस्पिरेशन है, उसको जुडिशरी आप बोल सकते हो कि कुछ हद तक फुलफिल करता है आर्टिकल 32 के तहत, बाकी नहीं करता। और आप मुझसे पूछोगे तो बिल्कुल नहीं करता। ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, पैसे वाले लोगों के लिए है, ठीक है, गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं है। यार एक चीज़ बताइए, एक तरफ आप मान लीजिए कि चलिए कपिल सिब्बल साहब आज के बढ़िया लॉयर हैं, कपिल सिब्बल। अब उन्होंने मेरी ज़मीन है सपोज़, वो सारी छीन ली, ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं क्या करूँगा? मैं कोर्ट जाऊँगा, कोर्ट ही तो जाऊँगा, और क्या करूँगा बताइए? अब मैं कोर्ट जाता हूँ, अब कोर्ट में मुझे मुकदमा लड़ना है ना, केस लड़ना है। अब केस किसके खिलाफ लड़ूंगा? इधर कपिल सिब्बल खुद लॉयर है, तगड़े लॉयर है, इनकी फ़ीस कितनी है भाई? 25 लाख रुपए लेते हैं एक हीयरिंग के, एक सुनवाई के। 10 सुनवाई होगी तो 2.5 करोड़ चले गए, ठीक है। और इन्होंने तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से मैं एक लॉयर कर भी लेता हूँ। अगर मैंने किया 10 लाख का कोई लॉयर, तो वो इनके इक्विवेलेंट है नहीं, मतलब वो केस हरा देगा, ठीक। और किया मैंने 25 लाख पर हीयरिंग वाला लॉयर जो इनके कॉम्पिटेंट हो, तो अगर किसी वजह से इन्होंने 20 हीयरिंग या 20 सुनवाई करवा भी दी तो मेरे तो 5 करोड़ चले गए। इतनी की ज़मीन नहीं थी जितना मैं यहाँ पे हार गया, ठीक है। तो भाई मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं क्या करूँगा भाई? ठीक है, अब कपिल सिब्बल साहब आपने रख लिए ज़मीन, तो आप ही रख लो, आपके खिलाफ कौन ही लड़ेगा, कौन जाएगा कोर्ट में, ठीक है। तो ये है सिंपल सा सिस्टम। तो
अब बताइए मुझे न्याय मिल रहा है क्या? मुझे क्या, किसी को भी न्याय नहीं मिलेगा। जो उस लेवल के हैं लोग उनको तो न्याय मिल सकता है, बाकी नॉर्मल आदमी को न्याय सुप्रीम कोर्ट से या किसी भी कोर्ट से आप ज़्यादा ऐसे अपेक्षा मत रखो, ठीक है। फिर क्या है भाई, त्वरित न्याय की तरफ हम जाएंगे कि ठीक है 5 करोड़ जा रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। एक तरफ 5 करोड़ जाके कपिल सिब्बल साहब के साथ हम हार ही जाने हैं अल्टीमेटली, तो फिर दूसरा तरीका अपनाएंगे कि भाई इससे अच्छा 1 करोड़ दो किसी को, ठीक, इनकी फील्डिंग सेट हो जाएगी। तो बस इतना ही है, आदमी क्या करेगा जब उसको न्याय नहीं मिलेगा, तो यही चीज़ है। चलिए अब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है सिटीजन राइट को, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, चेक एंड बैलेंस, ऑथोरिटेरियनिज्म को रोकता है और डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है। ये आपने देखा। तो अभी हम एक लिमिट हमने देखी जुडिशियल रिव्यू की, अब इसके ऊपर जा रहे हैं हम। ये जुडिशियल ओवररीच है, ओवररीच की डेफिनेशन है, ठीक है। ये अभी हमने देखा ही है पीछे। अब मैं आपको केस दिखाता हूँ जुडिशियल ओवररीच। एक तो है दिल्ली पोल्यूशन का। अब जज साहब ने बोला कि आप दिल्ली में पटाखे नहीं फोड़ सकते हो, ठीक। उस साल हम भी दिल्ली में ही थे तो उस टाइम पे मीम्स भी बहुत चल रहे थे। तो हुआ क्या, लोगों ने, जहाँ पे जज साहब रहते हैं, उस दिन एक केस स्टडी भी आई थी न्यूज़पेपर में, जहाँ जज साहब रहते हैं, ठीक, उनके जो आसपास का रीजन था वहाँ पे सबसे हाई डेसिबल की हमें साउंड सुनने को मिली थी। मीन्स वहाँ पे ज़्यादा पटाखे फोड़े गए। क्यों? क्योंकि आपने मना कर दिया, आपने मना किया। ये फैसला किसका है? एग्जीक्यूटिव का है। भाई अब दुकानदार है, कोई दुकानदार सपोज 1 करोड़ रुपए के पटाखे रख के बैठा हुआ है, आपने मना कर दिया कि पटाखे नहीं बिकेंगे। तो या तो पहले आप ऑल्टरनेटिव उसका देते, आप पहले बताते, 1 साल पहले बता देते। उस टाइम पे आपने इंस्टेंट मना कर दिया, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, वो क्या करेगा? वो तो बर्बाद हो जाएगा। तो ये गलत है ना। इस चीज़ को जुडिशरी नहीं समझ सकती। एग्जीक्यूटिव क्या है भाई, इसके ऊपर एक बाउंडेशन है कि भाई उसे पब्लिक के बीच में जाना है, वोट मांगना है, तो इनके साथ भी थोड़ा बहुत निभाना पड़ेगा। मीन्स अगर इसको बंद ही करना है तो ये बोल देंगे कि यार अगले साल बंद कर देंगे, थोड़ा अगले साल से आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से काम हो जाता है। ये क्या है, इंस्टेंट, आज ही बंद करा लो, बंद, फिर बंद कहाँ हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव है ना, जुडिशरी के पास पावर है, बस बोलने की तो है, आपको जेल में डाल सकती है। तो ये आपके हमारे खिलाफ तो कुछ भी कर सकती है, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ क्या कर लेगी? आप, ठीक है, आपने फायर क्रैकर बैन करा दिए, लोग फोड़ रहे हैं, आप रोक लो उसको, नहीं रोक पाओगे। कंटेम्प्ट का केस करना है, कंटेम्प्ट का कर दो एग्जीक्यूटिव पे, ठीक है, कर दो। उनके सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल सब पहुंच जाएंगे। तो बात यही है। ऐसे ही पेगासस का केस था, सर्विलेंस केस। तो पेगासस के केस में क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट फॉर्म्ड एन एक्सपर्ट कमेटी टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशन ऑफ पेगासस स्पाईवेयर। इनका क्रिटिसिज्म क्या हुआ कि देखिए नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, ठीक है, और वो पूरा एग्जीक्यूटिव के अंडर आता है। भाई हमारे प्रधानमंत्री साहब ये सब देखेंगे, होम मिनिस्टर साहब की भाई नेशनल सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करनी है। आपने बोल दिया कि पेगासस की आप कमेटी बनाओगे और देखोगे कि ये स्पाईवेयर है। चलिए स्पाईवेयर अगर है भी और उससे हमें पता चला कि हमने 100 आतंकवादियों को पकड़ा, तो वो पकड़ के आप ऐसे 10,000 लोगों को जहाँ पे बम फोड़ सकते थे उनको बचाया। अब यहाँ से ना एक कंट्रोवर्सी आती है, जो जहाँ पे जुडिशरी भी सही है कि देखिए आप, ठीक है, आपका एग्जीक्यूटिव का मामला है, लेकिन इसका मतलब तो आप किसी के पीछे भी स्पाईवेयर लगा सकते हो, किसी के फ़ोन में घुस के पता लगा सकते हो कि क्या करने वाले हैं, किस तरीके से, है ना। भाई डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अपोजिशन भी होती है। अब राहुल गांधी के फ़ोन के अंदर ये स्पाईवेयर उन्होंने भेज दिया किसी तरीके से, वो पता लगा लिया कि अच्छा राहुल गांधी अपनी जो नेक्स्ट तैयारी है वो केरला इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, या फिर वो 2 सीट से लड़ना चाहते हैं। तो सरकार क्या करेगी, इस चीज़ को न्यूज़ में वायरल कर देगी कि देखिए हम आज बता रहे हैं राहुल गांधी अमेठी से हारने वाले हैं, और हार के डर से ये देखना कि 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। अब बात तो सही है यार, लड़ना भी है उन्हें, और जब वो जाएंगे वायनाड तो फिर बोलेंगे देखिए हमने पहले ही बोला था, ये डर चुके हैं, ये हारने वाले हैं। तो इस तरीके से देखिए मिसयूज़ भी उसका हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जुडिशरी गलत ही है, यहाँ सही भी है, कहीं सही है कहीं गलत है, बहुत थिन लाइन है। बड़े बड़े एक्सपर्ट इस बात को अभी तक रिजोल्व नहीं कर पाए हैं
कि वो थिन लाइन कहाँ पर है, कहाँ पे ड्रॉ करें कि भाई इसके पार नहीं जाना। ठीक, ऐसे ही नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नीट का जो एग्ज़ाम की कंट्रोवर्सी थी, तो उसमें क्या हुआ, क्रिटिक ने आर्ग्यू किया कि इंक्रीजिंगली सुपरवाइज कर रहे हैं एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन। हुआ क्या था कि नीट के एग्ज़ाम को आपने कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल तो आपने कर दिया, भाई कराया किसने था, उसके सामने तो परेशानी खड़ी होगी ना, वो कैसे कराएगा दोबारा, जितने पैसे लगे, सपोज 500 करोड़ रुपए खर्च आया पूरे एग्ज़ाम को कराने के लिए, अब आप बोल दोगे कि आपको री एग्ज़ाम कराना है, री एग्ज़ाम कराना है, अब री एग्ज़ाम के लिए पैसे कौन देगा फिर। ठीक है, आपने कैंसिल कर दिया, फिर भी कराना है और ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी से कराना है, तो उसके लिए पैसे फिर कहाँ से आएंगे, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, दोनों ही पक्ष हैं इसके। दूसरी तरफ क्या है, भाई सरकार है वो अपने पैसे बना के बैठी होगी कि एक सीट कितने की है, 25 लाख की है, चलिए भेज देते हैं सब। जब हमने 12th किया था ना, तब हमारी साइड ना 25 लाख रुपए में एक सीट बिकती थी मेडिकल की। ठीक है, अब पता नहीं क्या रेट चल रहा है इधर। ठीक है, पर उस टाइम पे इतना था, तो पहले ही जिसको डॉक्टरी करनी है वो लगा के रखते थे हिसाब कि 50 लाख लगेंगे भाई, 25 लाख इसमें और 25 लाख रुपए पढ़ाई में। ठीक है, ऐसे ही लिक्कर बैन, अब जो शराबबंदी की, इन्होंने बोला कि हाईवे के जो पास है ना, आप 500 मीटर से हाईवे जा रहा है, ठीक है, नेशनल हाईवे है, नेशनल ये स्टेट हाईवे है, तो इसके 500 मीटर इधर तक और 500 मीटर इस साइड आप शराब की दुकान नहीं खोलोगे। तो ये काम सुप्रीम कोर्ट का थोड़ी है कि यार शराब की दुकान खुलेगी नहीं खुलेगी, ये तो एग्जीक्यूटिव का फैसला है। क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, उसे क्या ही पता है इतना कुछ, भाई उनके सामने जो एविडेंस आते हैं, बात होती है, बस वो उसी पे तो फैसला सुनाते हैं। फिर केस आया निकल के, केस क्या है कि देखिए ये चलिए इंडिया है, ठीक, ये यूपी है, तो यहाँ तो आपने मान लिया कि ठीक है यहाँ 500 मीटर मैनेजेबल है, मतलब यूपी में और जगह खुल जाएंगे, ठीक है, हाईवे पे नहीं खुलेंगे। अब ये नॉर्थ ईस्ट का मैप देखो, आप इधर फोकस करना, मैं दिखाता हूँ आपको नॉर्थ ईस्ट का ही ड्रॉ करके। अब सपोज़ ये नॉर्थ ईस्ट का है, ठीक है, आपको पता है कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ठीक है, बहुत छोटा सा है, इतना सा है, मतलब इतना सा है बस ये, फिर आके नीचे बंगाल में बड़ा हो जाता है। अब यहाँ 500 मीटर अगर आप बंद कर दोगे तो 500 मीटर इधर, 500 मीटर इधर, 1 किलोमीटर हो गया। तो 1 किलोमीटर में तो ये भाई इधर फिर कहाँ बिकेगी शराब, इधर तो बिकेगी नहीं। ऐसे ही सिक्किम का भी केस आया था निकल के कि भाई कुछ स्टेट हैं जो हॉरिजॉन्टल मीन्स अलोंग द लाइन ऐसे स्प्रेड है। जैसे आप ऋषिकेश का एग्जांपल लो, अब ऋषिकेश आप ज़्यादातर लोग गए होंगे तो आपको इससे ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। तो वो कैसा है, सिटी थोड़ी सी लंबी है ना, ज़्यादा चौड़ी तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गंगा है, यहाँ पे गंगा है, ठीक, इधर क्या है, इधर जंगल है, इधर जंगल है, पूरे जंगल गंगा वाली साइड भी है लेकिन इधर जंगल है। अब आपने बोल दिया कि 500 मीटर के इधर नहीं खुलेगा, तो 500 मीटर सपोज इधर बैठ रहा है, आपने बोला इधर भी नहीं खुलेगा 500 मीटर तक, तो यहाँ पे कहीं शराब नहीं, शराब का ठेका यहाँ खुला है और गंगा के इस पार खुलेगा, तो लोग कैसे जाएंगे भाई इधर लेने। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। तो इस तरह से ये एग्जीक्यूटिव के फैसले हैं, इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कोविड के टाइम पे भी कंट्रोवर्सी हुई। ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस, कोविड मॉनिटर्ड ऑक्सीजन सप्लाई, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, वैक्सीन पॉलिसीज। अब ये एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है जिसमें एक्सपर्ट रहते हैं, भाई जो ICAR है, ठीक है, और आपके एम्स के जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, ये सब लोग बैठ के डिसाइड करेंगे ना कि क्या है कि ICAR ICMR है यार, ICMR मेडिकल रिसर्च, ICAR तो एग्रीकल्चर रिसर्च का है, ICMR, तो ये लोग फैसला करेंगे। आप कैसे फैसला कर रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कोर्ट का। तो होता क्यों है, कभी कभी इसलिए होता है कि देखिए एग्जीक्यूटिव इनएक्शन रखती है, कोई एक्शन ही नहीं लेती है, तो भाई कोर्ट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। करप्शन ज़्यादा है, भ्रष्टाचार ज़्यादा है, तो कोर्ट को एक्शन लेना पड़ेगा। पब्लिक ट्रस्ट जब वो बढ़ जाता है जुडिशरी में कि भाई अब तो जुडिशरी कुछ कर सकती है, बाकी कोई कुछ नहीं करेगा, तब ऐसे ही जो फंडामेंटल राइट की इंटरप्रिटेशन को हमें एक्सपेंड करना होता है, तब इसका रोल एक तरह से बढ़ जाता है।
होता है, और जो PIL है वो भी बढ़ रही है। इस वजह से जुडिशल ओवररीच भी बढ़ती है। इसके जो इफेक्ट हैं वो पॉजिटिव भी हैं, निगेटिव भी हैं कि देखिए सिटीजनशिप, जो सिटीजन है उनको इमरजेंसी में प्रोटेक्ट करते हैं, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, गवर्नेंस का जो वैक्यूम है वो फिल होता है। नुकसान भी है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्रीन है कि तीनों ऑर्गन इंडिपेंडेंटली फंक्शन करेंगे, वो वॉयलेट होती है। अकाउंटेबिलिटी, भाई जज तो अकाउंटेबल नहीं है, वो एक तरह से कमज़ोर होती है। टेक्निकल एक्सपर्टीज जैसे कोविड के केस में था वो लैक करती है। और जुडिशरी में पहले ही 4 करोड़ से ज़्यादा केस हैं, 4.5 करोड़ से ऊपर से आप इन सबको भी एंटरटेन करते हो तो फिर आप फैसला कैसे सुनाओगे? ठीक है, तो एक कोट है, आप इसको याद रख लेना क्या है, जज मस्ट नो देयर लिमिट एंड शुड नॉट ट्राई टू रन द गवर्नमेंट। ये बार बार रिपीटेडली कहा जाता है, तो इसके थ्रू आप कंक्लूड कर सकते हैं जुडिशियल रिव्यू पे अगर क्वेश्चन आता है तब। ठीक, जुडिशियल एक्टिविज्म ये ऊपर अपना हो चुका है। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म का जो टर्म है ये किसने दिया था? आर्थर जूनियर ने 1947 में दिया था। और उन्होंने बोला था कि जुडिशियल एक्टिविज्म कब होता है? जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर रहे हो डायनेमिकली, लेजिस्लेटिव गैप को फिल करना चाहते हो, राइट को और सामाजिक न्याय को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये इसके प्रोविज़न है। एक्टिविज़म के ये फीचर है, इंटरप्रिटेशन, फंडामेंटल राइट का एक्सपेंशन, पब्लिक ट्रस्ट को बढ़ावा, इनोवेशन, ठीक है, ये सब है। अब हम जैसे लोगों के पास ये इंस्ट्रूमेंट आया कहाँ से? तो एक तो PIL मिल गई, कोर्ट के पास भी जुडिशियल रिव्यू की पावर है, मेंडेमस का एक प्रोविज़न है, और अलग अलग जो केस आए थे, ठीक है, विशाखा गाइडलाइंस, MC मेहता, ठीक है, MC मेहता के लिए तो गाली भी चलती है, यही मतलब इतने केस हैं ना इसमें जुडिशरी में, ठीक है, इतने सारे याद रखने पड़ते हैं, वो सब MC मेहता। थोड़े टाइम मैंने इसका करा था तो मुझे इस वजह से याद है, बहुत ज़्यादा केसेस है। फिर 2G स्पेक्ट्रम का केस। तो कुल मिला के क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म ये जो पहले मैंने आपको कराया वही है, बस उसमें कोर्ट के केसेस मेंशन है, इसके फ़ायदे, इसका क्रिटिसिज्म, ठीक है, ये सेम है सब। चलिए आप इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है, ये है अपना यहाँ तक जुडिशियल ओवररीच। तो अब देखिए जुडिशरी आपका हुआ, यहीं से पूछेगा, इसके बाहर नहीं पूछने वाला, ना प्रीलिम में ना मेंस में। अब आपको क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट मैंने पढ़ाया, हाई कोर्ट आपको M लक्ष्मीकांत उठानी है और एक बार उसको देखना है। जैसे आपको क्या करना है, इस वीडियो से आप उठा के इस PDF के साथ में ही ना कुछ लिख लेना है यहाँ पे कि जो मैंने लिखवाया इस तरीके से। उसी के पहले आप हाई कोर्ट में क्या चीज़ है आप लक्ष्मीकांत से पढ़ना और उसको लिखना। ऐसा क्यों? क्योंकि एक चीज़ तो आपको लैंग्वेज आएगी, ठीक है, प्रोविज़न आपको पता चल जाएंगे, सिमिलर से ही प्रोविज़न है, थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक, तो आपको प्रोविज़न पता चल जाएंगे। कंटेंट आपका यही है मेंस के लिए, बस इतना ही पूछता है, डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। तो एक तो क्या है, आपको खुद पता चलेगा कि यार इतना ज़्यादा भी नहीं है। ऊपर से जब आप पढ़ते हो तो उससे आपकी लैंग्वेज सही होगी, है ना, एक लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी। तो हाई कोर्ट भी आपका हो जाएगा, लैंग्वेज हो जाएगी, कंपैरिजन आपको आ जाएगा, और आप इसमें से याद भी रख लोगे और पता भी चलेगा आपको कि क्या चीज़ याद रखनी होती है, क्या छोड़नी है, ठीक है। जुडिशरी अपना यहाँ पे पूरा हो जाएगा। पार्लियामेंट ये मैंने पूरा करा दिया है कल। चलिए कहाँ तक था ये? अच्छा, ये पार्लियामेंट हुआ। अब हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर